गुड इवनिंग। 2-3 दिनों के गैप के बाद आज फिर से वीडियो लेके आए हैं। फिजिक्स में हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे। स्फेरिकल मिरर में हमने मिरर फार्मूला देखा था, साइन कन्वेंशन क्या होता है, और मिरर फार्मूले पे एक दो अच्छे जेई लेवल पे क्वेश्चन हुए थे। हमने कहा था कि एक लेक्चर बाद स्फेरिकल मिरर समाप्त होगा। जैसे हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था कि अगर एक प्लेन मिरर है, मान लेते हैं कि मिरर की स्पीड भी m थी। एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा था जिसकी स्पीड हमने u कहा था, और यहाँ पे कहीं इमेज बनता, उसकी स्पीड अगर v होती, u v और m में और मिरर की स्पीड में जो रिलेशन था वो vm इक्वल टू v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज अपॉन 2 था। इसको हम v इमेज कह देते हैं, इसको हम v ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बातें हुई थी। हमने यहाँ पे 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन भी देखे थे। हमने ये केस स्पेशली पढ़ा था कि अगर मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तब के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मिरर के पैरेलल ये ऑब्जेक्ट मोशन करता तो मिरर की स्पीड का इसके मोशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं। और एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था। अगर मैं इसी में थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको याद दिलाऊं तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा था। इसलिए अगर हम कॉस इसका अगर मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड था, तो 5 मीटर पर सेकंड का 2 कंपोनेंट आता, ये वाला 5 कॉस 37 का और ये वाला 5 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 5 करता तो ये केवल बचता 4 मीटर पर सेकंड और ये बचता 3 मीटर पर सेकंड। मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास दोनों प्रकार की स्पीड थी, एक मिरर के परपेंडिकुलर और एक मिरर के पैरेलल। तो इस वाली स्पीड पे कोई इफेक्ट ना पड़ता, भले मिरर इधर जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, इस मिरर की स्पीड का इस स्पीड पे कोई प्रभाव ना पड़ता, केवल इस पे प्रभाव पड़ता और हम इस फार्मूले से निकाल लेते। ये बातें हो चुकी है। मैं इसको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि यहीं से रिलेट करके हम स्फेरिकल मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड का क्या प्रभाव पड़ेगा, इमेज कहां बनेगी और इमेज किस स्पीड से चलेगी अगर ऑब्जेक्ट चलने लगे तो। जेई का एक और बहुत फेवरेट मॉडल पूछे गए हैं अक्सर। चलिए मैं लौटता हूं अपने टॉपिक पे। अगर मैं स्फेरिकल मिरर बनाऊं, आपके सामने ये एक स्फेरिकल मिरर कॉन्केव के शेप पे, सब लोग जानते हैं ये कॉन्केव मिरर है। साइन कन्वेंशन में दोबारा याद नहीं दिलाना चाहता, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। अगर मैं आपको मिरर फार्मूला याद दिलाऊं 1/f = 1/v - 1/e। मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की डायरेक्ट टेक्निक पे आ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बोर्ड का ये टॉपिक है नहीं, केवल कॉम्पिटिशन का है, इसलिए हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल की टेक्निक पे आते हैं। आपके पास प्लस मिरर फार्मूला है। अगर मैं इनवर्स पे जाऊं, F इनवर्स = V इनवर्स प्लस U इनवर्स। ना बोले कि V स्पीड नहीं है, V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। V क्या है? मैं स्पष्ट शब्दों में लिखता हूं, V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? मिरर से। मिरर से इमेज की डिस्टेंस को V कह रहे हैं, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों दूरियां कहां से ली गई हैं? मिरर से। मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। d/dt। जिन लोगों का डिफरेंशिएशन कमजोर है
आप YouTube पे जाएं, सर्च कीजिए डिफरेंशिएशन बाय साइलेंसिंग, आपको मिलेगा और आप वहां पे पढ़िए और तब आके यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए। हालांकि ये वाला पार्ट अभी हुआ नहीं है, कल परसों तक में अगले 1-2 लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। इक्वल टू डी अपॉन डी टी वी इनवर्स प्लस डी अपॉन डी टी यू इनवर्स। अगर आपको याद हो तो ये फोकल लेंथ है एफ, और फोकल लेंथ फिक्स होती है, किसी एक पर्टिकुलर मिरर के लिए फोकल लेंथ फिक्स होती है। अगर फिक्स है मतलब कांस्टेंट, अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0। यस, यहां पे 0 लिख दिया। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन v पावर -1 nx टू द पावर n -1 के अनुसार -1 v टू द पावर -2, हाँ -1 v टू द पावर -2, लेकिन dv अपॉन dt रहेगा। जो लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं वो जानते हैं, वेरिएबल अगर अलग अलग हो तो एक बार उसका दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। -1 u टू द पावर -2 du अपॉन dt। कोई नहीं पूछेगा ये कैसे आया, 12वीं में है, आपको सबसे बनना चाहिए चीज। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये आ जाएगा -1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dt -1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल टेक्निक दे रहा हूं कैसे आप कर सकते हैं। इसको इधर लेके आते हैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि वहां माइनस होता है इधर प्लस में आ जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू -1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dv अपॉन dt को अलग करते हैं। चलिए यहां लिखते हैं, dv अपॉन dt को अलग करते हैं। dv अपॉन dt को हमने इधर रखा तो वो हुआ -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये माइनस वहां रहेगा, ये v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब क्या बचा? du अपॉन dt। चाहे तो आप ये वाला फार्मूला याद कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात। चलिए dv अपॉन dt क्या एक्सेलरेशन है? नहीं, मैंने बार बार कहा भी वेलोसिटी नहीं, भी क्या है? डिस्टेंस। वो जो हम पढ़ चुके हैं ये वेलोसिटी काइनेमेटिक्स वो वाला नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो स्पीड है ना, ये स्पीड है किसकी? क्योंकि ये इमेज की डिस्टेंस थी, इसलिए स्पीड किसकी होगी? इमेज की। इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर? इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब ये v और u क्या है? डिस्टेंस है। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और du अपॉन dt क्या है? क्योंकि u था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट की स्पीड। आप ये वाला फार्मूला याद रखिए, आप ये वाला फार्मूला याद रखिए। अच्छा, ये फार्मूला किन किन स्थितियों में वैलिड है? पहला चीज। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या मिरर के रिस्पेक्ट में? दूसरी चीज तो ये कि क्योंकि ये दूरियां हम मिरर से लिए हैं, इसलिए जो स्पीड आई है वो भी किसके रिस्पेक्ट में आई है? मिरर के रिस्पेक्ट। इसलिए इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज वे में अगर लिखूं तो ये आपका VIM है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस है, इसका रहेगा रिस्पेक्ट, इक्वल टू ये भी क्या है? VOM। अच्छा, थोड़ा और जनरलाइज वे में अगर मैं इसको लिखूं, जो फाइनल आपको याद करना है, VIM को मैं क्या लिखूं? VI माइनस VM, हाँ, इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर और VO माइनस VM। यस, ये वाला चीज आप याद करिए, क्योंकि यहां मिरर की भी स्पीड है। जरूरी थोड़ी है कि मिरर आपका रेस्ट में है, आपकी ऑब्जेक्ट चल रही है, साथ साथ मिरर भी चलने लगा, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा था उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए आपको इस फार्मूले पे जाना है। थोड़ा और चीज, अगर आप गौर से सोचें, भाई पेपर में आपके क्वेश्चन आया, आप आंख मूंद के फार्मूला लगा दिए,
एक बार ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये फार्मूला किन किन स्थितियों में वैलिड है। चलिए देखते हैं। अगर du/dt 0 हो जाए किसी कारण परिस्थितियां हैं, क्वेश्चन है, du/dt का 0 होने का क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस समय के साथ बदल नहीं रही। क्या du/dt 0 होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस समय के साथ बदल नहीं रही है। हाँ, ऐसा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मिरर के पैरेलल चलने लगे। तो क्योंकि दूरियां हम यहां से रखते हैं मिरर से ऐसे, तो अगर पैरेलल जाने लगी तो ये वाली दूरी तो कांस्टेंट है ना हमेशा, इसलिए ये वाला फार्मूला उस केस में वैलिड नहीं है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलने लगे, प्योर परपेंडिकुलर। तिरछा वाली बात मैं नहीं कर रहा। कब? अच्छा, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट थी, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट थी, यहां पे ऐसे, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, इसे हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पे थी, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी u था। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है तो u चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है u चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट तिरछा चल रही है फिर भी उसका एक कंपोनेंट इधर जाके इधर है, u चेंज हो रहा है। अगर u चेंज हो रहा है डेफिनेटली आप ये फार्मूला लगाइए, लेकिन अगर नहीं चेंज हो रहा है तो दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज मैं तो आपको सलाह ये दूं कि आप ये फार्मूला सिर्फ उस केस पे लगाइए जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है। कब? आप केस ही ले लीजिए, बल्कि शुरू से ही केस लेके चलिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करे तो आप ये फार्मूला बेझिझक होके लगाइए। और अगर परपेंडिकुलर के अलावा कोई और केस है तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। चलिए नोट करिए इसको, न्यूमेरिकल्स लेते हैं यहां पे। थोड़ा स्पीड लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ये मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ऑब्जेक्ट इधर चली जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मिरर खुद इधर चला जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हम आपसे चाहते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है। केस आपको स्पेशली समझ में आ रहा है कि मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट जा रही है। बेझिझक होकर आपके पास फार्मूला है vi माइनस vm इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर vo माइनस vm। बात क्लियर है? कोई बात नहीं, vi निकालना है, vo दिया है, vm दिया है, u दिया है, समस्या आपको v पे जाएगी। तो v के लिए क्या है? मिरर फार्मूला। v के लिए क्या है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? f इक्वल टू uv अपॉन u प्लस 1 अपॉन f इक्वल टू अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। उसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, मैंने कहा था ये वाला याद करना है, ठीक है। आपको f दिया है 10, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए रखोगे -10, ध्यान रखना साइन कन्वेंशन। u दिया है 30, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर है, इसलिए u की स्थान पे रखोगे -30 इंटू v तो निकालना ही है -30 प्लस। सॉल्व करेंगे यहां से, -30 इंटू 30 इक्वल टू 300 -10v इक्वल टू -30v, -10 उधर जाएगा, -20v इक्वल टू 300, यहां से v आ जाएगा -50, v कितना आ जाएगा? -50 का मतलब क्या हुआ? इधर ही बने, ठीक है। चलो v की वैल्यू है अपने पास, अब हम क्या रखें? अब अपने पास v है,
यू है, वीएम है, वीओ है, वीआई निकाल लें। ठीक है, चलिए निकालते हैं वीआई। वीआई माइनस वीएम, वीएम कितना दिया है, उधर जा रहा है इसलिए प्लस का 2 इक्वल टू माइनस वी कितना माइनस, कोई बात नहीं स्क्वायर करना है इसलिए माइनस होने से बहुत वार है ना, क्योंकि माइनस 15 स्क्वायर अपान यू कितना आ गया, यू कितना 30 स्क्वायर माइनस 30। ठीक है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे इंटू वी ओ कितना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है प्लस का 2 माइनस इधर कितना, कहां गया मिरर 2। ठीक है, ये भी 2 ये भी 2, ये 2 2 0, ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। वी आई माइनस 2 इक्वल टू 0, वी आई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए जो लोग त्रिकालदर्शी होते हैं वो शुरू से ही त्रिकालदर्शी आना दिखाएंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट, क्योंकि दोनों रिलेटिव टर्म में 0 होंगे इसलिए इमेज की स्पीड क्या होगी 0। तो त्रिकालदर्शी वाले लोगों के ऐसा सोच लेंगे काहे 0 यार, मत देखने में लग रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि मिरर में आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज ना करें। 95% लोग इस्तेमाल करते हैं और ऑप्शन में आपको 0 मिलेगा, 100% 0 मिलेगा, लेकिन आंसर क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूले पे जाइए, आपके पास फार्मूला है, आपके पास मेथड है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं हवा में सोचने। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखूं, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करे, पैरेलल टू मिरर। जैसे ये मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, यहां से यहां तक की दूरी u है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी u है, क्या हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं, तो क्या करें, एक बात, क्या क्योंकि ये ऐसे जा रहा था, इसका तात्पर्य ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। ये बात पकड़ में आ रही है। पैरेलल वाले केस में डायरेक्ट फार्मूले पे आप ना जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, पैरेलल वाले केस में आप डायरेक्ट फार्मूले पे जाइए नहीं, क्योंकि तिरछा वाला अगर केस होता तो तिरछा वाले में आपके पास 2 कंपोनेंट होता है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इस वाले के लिए तो आपके पास फार्मूला था, और पैरेलल वाले केस पे आप हाइट पे जाइए। कहां जाइए, हाइट पे। आप ये बताइए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होगा या होगा। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ चलिए, अगर देखिए ये स्पेशली इस केस की मैं बात कर रहा हूं, इस केस में u कांस्टेंट है, इस केस में u कांस्टेंट है, आपको कहां जाना है, एक टर्म और मैं, बल्कि ये टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख के ऐसे लिखता हूं, एच आई इंटू यू इक्वल टू माइनस एच ओ इंटू वी। चलो छोड़ो, इधर लाते हैं, एच आई इंटू यू प्लस एच ओ इंटू वी इक्वल टू 0। आप ये फार्मूला याद रखिए, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं क्यों कह रहा हूं। आप अगर फार्मूला याद करोगे, बहुत सारी किताबों में, बल्कि 99% किताबों में पैरेलल केस के लिए डायरेक्ट फार्मूला दिया है। क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे खूब याद है, हम लोग खूब रटा करते थे। 90% क्वेश्चन गलत होते हैं ऐसे, तो आपको नहीं याद करना है, जो गलतियां हम लोगों ने की वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये याद करना है, ये आपको याद है ना, पैरेलल वाले केस। भाई अगर तिरछा भी चला तब तो 2 केस है ना, एक ये वाला एक ये वाला, तिरछा भी चला तो इस वाले के लिए तो आपके पास फार्मूला है, वो वैलिड है। कौन सा, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी। ठीक है, अभी उस पर हमने क्वेश्चन कर लिया। और इस वाले कंपोनेंट के लिए आपको यहां जाना है, यहां आपको ये याद भी नहीं करना है, आपको कहां जाना है, एम पे। कहां जाना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो आपको याद है ना,
एच आई अपान एच नॉट इक्वल टू माइनस बी अपान क्यू। वहां से हमने ये केस लिया। अब इसके बाद हम विधि विधान से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। अच्छा, अब समस्या सॉल्व होगी। आपको क्या लगा मैं कहने वाली समस्या आएगी? नहीं। अब समस्या सॉल्व। देखिए, जरूरी नहीं ना कि ये वाला बस बदल रहा हो, जरूरी नहीं ना कि हमेशा u कांस्टेंट रहे। वो तो समय के अनुसार हम देख लेंगे ना कि u कांस्टेंट है या u बदल रहा है। अगर हम इसका समय के साथ डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, है ना, समय के साथ अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई वाला फार्मूला याद है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, है ना। तो एच आई डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी टी प्लस यू डिफरेंशिएशन डी एच आई अपॉन डी टी, और आगे जाइए प्लस एच नॉट डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एच नॉट अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यही निकालना होता है। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। डी यू अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वो नहीं चेंज हो रहा है तो जीरो रख दीजिए। यू दिया रहेगा। डी एच आई अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। डी एच आई अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। देखिए यहां पे अगर इमेज ऐसे जा रही है, तो डी यू अपॉन डी टी क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि u तो कांस्टेंट है ना, तो ये हो गया कितना? जीरो। तो बचा कितना आपके पास? u डी एच आई अपॉन डी टी प्लस एच नॉट डी वी अपॉन डी टी प्लस v डी एच नॉट अपॉन डी टी। देखिए dv अपॉन dt क्या है? dv अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। किसमें? परपेंडिकुलर में। तो अगर ये जीरो है, तो जीरो ये भी होगा। आप समझ रहे हैं? अगर ये जीरो है तो जीरो ये भी होगा। या कि ऐसा कैसे संभव है कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही तो इमेज की डिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगी? अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं चेंज हो रही तो इमेज की स्पीड कैसे चेंज हो जाएगी? बात समझ रहे हैं? डी एच आई अपॉन डी टी को हम क्या लिख देंगे? डी एच आई अपॉन डी टी को वेलोसिटी ऑफ इमेज इन, इसको क्या लिखेंगे? यू, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, वी आई बाई वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू करके जीरो था तो क्या कर देंगे? माइनस v और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। वही तो हुआ। चाहे डायरेक्ट फार्मूला याद रख ले, चाहे डिराइव कर ले कंडीशन के केस में। ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं, आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? एक ये वाला फार्मूला हो गया था, एक ये वाला फार्मूला हो गया। दोनों फार्मूलों को मिक्स करना आपसे खूब अच्छे से आता है ना? एक्स डायरेक्शन अलग सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन अलग सॉल्व करेंगे, बाद में वेक्टर लगा देंगे। आता है ना? जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं इसको बिठाऊंगा, एक अलग से आप फार्मूला याद कर सकते हैं। v इमेज वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस v अपॉन u इंटू v ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। बहुत ना समझ में आ रहा हो तो चुपचाप मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन लूं, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। ये यहां पे ऑब्जेक्ट थी, ये ऐसे जा रही है,
ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रही है, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रही है 37 डिग्री के एंगल पे। मिरर ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। हम आपसे पूछते हैं ये मिरर जो है वो 10 सेंटीमीटर फोकस डिफरेंस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सब सेंटीमीटर पर सेकेंड में है क्योंकि इतना तेज नहीं जाता कोई, ठीक। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इस मिरर की और ऑब्जेक्ट यहां से एक बार फिर से मैं कह रहा हूं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है 20 पे दे देता हूं, ऑब्जेक्ट कहां है 20 सेंटीमीटर। जेई लेवल का अच्छा क्वेश्चन, ये चित्र आपको बना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी। जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए क्योंकि ये तिरछा जा रही थी इसलिए मैं वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट दूंगा, एक ये कंपोनेंट जाएगा 5 cos 37 का जो कि आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, ये कंपोनेंट जाएगा 5 sin 37 का जो आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए एक्स डायरेक्शन की हम अलग कहानी देख लेंगे, वाई डायरेक्शन की अलग। एक्स डायरेक्शन की कहानी किस फार्मूले से होती है, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। याद आया, नहीं याद आया कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर के लिए 2 सेंटीमीटर है माइनस वेलोसिटी, ये सॉरी ये वेलोसिटी नहीं, ये क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओहो मिरर फार्मूला से निकालना पड़ेगा, एक आप निकाल लोगे, आप निकाल के देख लीजिएगा। मिरर फार्मूला आपके पास है F इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, आपको u दिया है -20, आपको f दिया है -10, आप v निकाल लोगे और निकाल के हमें बताइएगा v आएगा -20। ओहो आप कहोगे हमको याद था, याद नहीं था मूर्खों। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, सेंटर की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने एक केस पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो तो इमेज भी वहीं बनता है। हाँ याद आया, ठीक। v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में आएगा तो किधर ही बनेगा। ये दूर दृष्टिता है, आप कितने अच्छे से समझ पाए उस चीज को। जैसे यहाँ 10 दिखा यहाँ 20 दिखा, तुरंत आपकी माइंड काम करनी चाहिए थी कि हाँ ये सेंटर पे रखा है और इतने पे इमेज बनेगा, सेंटर पे रखा मतलब सेंटर पे इमेज बनेगा, याद है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ v पे रख दिया -20 का स्क्वायर और u पे रख दिया -20 का स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम था। और v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी थी, क्योंकि इधर वाला हम देख रहे हैं इसलिए यहाँ 4 लिख दें और मिरर के स्थान पे हम रख दें। साइन कन्वेंशन के साथ हमने विधि विधान और संविधान पूर्वक इसको पूरा किया। ये पूरा 1 आएगा, ये आएगा वी आई माइनस 2 इक्वल टू -2, बोलो ठीक है। हाँ 4 माइनस 2 कितना 2, ये कितना माइनस, ये तो पूरा वो हो जाएगा। तो क्या यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 नहीं आ गया, आ गया, आ गया। क्या यहां इसको देख के कहीं 0 टाइप का दिख रहा था, नहीं ना, यहां 5 और 2 देख के लग रहा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 आएगी, ना यहां 4 और 3 देख के लग रहा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 आएगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, मिरर के परपेंडिकुलर आ गई 0। क्या हम फाइनल आंसर कह रहे हैं इसको, नहीं, ये केवल एक डायरेक्शन है, 0 आई कैप की व्यवस्था हुई है। जे कैप कहां गया, चलिए देखते हैं जे कैप गया, दिख रहा है क्या। वाई डायरेक्शन की बात कर लें, वाई डायरेक्शन में कौन सा फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस v अपॉन u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहां एरर मिरर का रेस्पेक्ट नहीं चलता, ठीक।
वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितना 3 सॉरी निकालना ये तो निकालना माइनस ये तो 20/21 ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी v और u दोनों सेम है। अभी हमने देखा u 1 ही आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन कितना 3 तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितना आया -3 सेंटीमीटर। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें जो मैं यहां लिख रहा हूं फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 0 i कैप -3 j कैप। मतलब बाहर ग्राउंड पे बैठ अगर ये पूरा सिस्टम है आप सोच के देखिए ये पूरा सिस्टम है मिरर भी चल रहा है मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखी है जो तिरछी चल रही है और एक आदमी ग्राउंड पे बैठे मजा ले रहा है तो उसको क्या दिखेगा क्या इमेज तिरछी चलते दिखेगी। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो तिरछी ही दिखेगी पर फिजिक्स कॉमन सेंस से नहीं होती ठीक है। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के ये देख रहे हो क्योंकि ऑब्जेक्ट तिरछी चल रही है और इसलिए मिरर के स्पीड का फर्क ही नहीं देखोगे ऑब्जेक्ट तिरछी चल रही है तो उसकी इमेज भी तिरछी चलेगी नहीं ऐसा नहीं होता। आपको बकायदे सॉल्व करना होता है और सॉल्व करने के बाद जो परिणाम निकल के आए हैं वो ये है कि जो ग्राउंड पे बैठा आदमी ये देख रहा था उसको ये दिखेगा कि मिरर के परपेंडिकुलर इमेज चल ही नहीं रही है इमेज केवल मिरर के पैरेलल चल रही है वो भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कितने डिग्री एंगल पे आप निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा 90 डिग्री पे जाएगी स्पष्ट है कि शुद्ध परपेंडिकुलर जाएगी ठीक है। कमेंट कर लेंगे आप यहां से। तो वेलोसिटी वाला पार्ट यहां पे खत्म करते हैं। वेलोसिटी आप यहां से निकाल लेंगे। हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स देखेंगे कल। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के साथ अगर संभावना बनी तो रिफ्लेक्शन की शुरुआत करेंगे ना एक लेक्चर बाद रिफ्लेक्शन की शुरुआत होगी। तब तक देखे रहिए वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करिए ऑल द बेस्ट।